नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। गुड नून। कैसे हैं आप सब? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी RW ट्यूशन क्लासेस पर। और सभी शेर बच्चों का, सभी योद्धाओं का, सभी शेरनियों का यहाँ पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इंतजार था डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के वन शॉट का। चैप्टर नंबर 4। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे कनेक्ट होंगे। और ये चश्मा इसी वजह से लगा रखा है क्योंकि बच्चे कहते हैं संडे में सर सुस्तपना होता है। नहीं, संडे इतना ही बेहतर होता है। ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उसी के लिए है। तो संडे तो बेहतरीन है। संडे में थोड़ी ना हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हाँ, संडे में हम सब कुछ करेंगे। और संडे में हम उस सारे लेवल को कनेक्ट करेंगे जिस लेवल को कनेक्ट करना चाहिए। ओके सरकार, तो शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा तो इंतजार रहना भी चाहिए। चलिए देखते हैं आज कितने बच्चे कनेक्ट होते हैं और कितने बच्चे आज इसका पूरा 8 नंबर कंप्लीट करेंगे। 8 नंबर का चैप्टर होता है। बिहार बोर्ड की बात करेंगे तो ये कम से कम 16-17 नंबर के आसपास आएगा। अब कहेंगे बिहार बोर्ड में इतने नंबर का कैसे आ जाएगा? भैया, उसमें छूट बहुत होती है, कंसेशन बहुत होता है ना। ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, अच्छा जी। और बाकी में 8 नंबर का, MP में 7-8 नंबर का, राजस्थान में भी इतने नंबर का ही होगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज का काम। हाँ, बड़ा चैप्टर है। सबसे अच्छी बात पता है क्या? इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। एक आता है बस चुंबकीय आघूर्ण, वो तो चुईया पुईया सी रख के भी कर लोगे, कोई भी कर ले उसको तो। चलिए शुरू कर लें। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें और सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। देखते हैं आज हम कितना काम करने वाले हैं दबादब। ठीक है? और मुझे देखकर लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। बताओ किन किन बच्चों को मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, और काफी अच्छी खराब है। इसे कहते हैं जब बच्चों के सामने आते हैं तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है ना। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करवाऊं ये चैप्टर। ठीक है? और कोशिश जब मैंने बोल दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा बहुत बेहतर। ठीक है? तो आप भी बहुत बेहतर करें। जिसका हल्का सा सर में दर्द है, हल्का सा कुछ भी है, वो बिल्कुल बिल्कुल कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। आज इस चैप्टर को तो निपटा कर फेंक दो। ठीक है? बस मैं आपका सहयोग चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं। अब बिना बातें किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे और देखते हैं कितने बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं हमसे। फिर बच्चों के दिमाग में 2-3 बातें आती हैं। सर हमने चैप्टर नहीं पढ़ रखा। सर हमारे चैप्टर आधा अधूरा था, बैकलॉग, हम इंतजार कर रहे थे। सर हमने इसको चिराग सीरीज से पूरा कर लिया है। सर हमने इसको क्रैश कोर्स वाले क्लास में पूरा कर लिया है। सभी बच्चों के लिए है। ठीक है? किसी को मिस ही नहीं करना है। ठीक, चलो जी शुरुआत कर ले। सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व हम किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व किसको कहा जाता है? तो हमारे पूरे आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। मैं नाम बोलूंगा, आप लास्ट वाले का नाम बताना। आवर्त सारणी में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, चौथे वाले का नाम आप कमेंट करके बताएं कौन सा ब्लॉक। समझदार हो। कौन सा? F ब्लॉक। तो भैया S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। शाबाश। चलिए, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसमें भैया डी कक्षक में प्रवेश करते हैं आखिरी वाले। एक एक पॉइंट हम कवर करते हुए चलेंगे। उनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। आपको और पता है तो और बता सकते हैं। एक करके देख लेते हैं। चलो बताओ किसका करके दिखाऊं मैं लोहा ले लेता हूं जो आपके सिलेबस में लगातार आते हैं। ठीक है? मैं चांदी भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉपर भी ले सकता हूं। तो मैंने लोहा ले लिया 26। ठीक है? आपको सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। देखो, ये सोने का सिक्का, ये चांदी का सिक्का, ये डी ब्लॉक के उससे ही बनते हैं। इसी वजह से इनको जो ये चांदी है, सोना है, कॉपर है, इनको सिक्का धातुएं भी बोलते हैं। तो अगर मैं लोहे की बात करूंगा 26, तो मैं शुरू से लिखकर देखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। और इस वन शॉट के बाद आपको डीवेफ ब्लॉक में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक साथ पूरा कवर करेंगे।
तो आप देखोगे कि जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन हैं कहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो डी में आते हुए नजर आ रहे हैं। 4s में पहले भरे जाएंगे और 3d में बाद में भरे जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये आपका डी ब्लॉक की धातु है। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन डी ब्लॉक ही पढ़ोगे क्या, इसके आगे नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे आगे। लो जी, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। डी ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर आपको अच्छा लगेगा। ये देखो 4 श्रेणियों में कैसे बांटा गया, सामने देखो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 श्रेणियों में बांटा गया। ये सेंटर वाला डी ब्लॉक होता है, ये वाला। नीचे वाला कौन सा होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो ये आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा 4 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4। और इसमें सेंटर वाली कैटेगरी को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। इनमें से 2 चीजें उठाकर एफ ब्लॉक में डाल दी गई। ठीक, चलिए अब मैं यहां पर देखता हूं 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सर कहेंगे ये तो बहुत आसान सा है। हाँ जी, बिल्कुल आसान है। तो कौन सी? पहली श्रेणी को 3D श्रेणी कहते हैं। पहली श्रेणी को कौन सी कहते हैं? 3D श्रेणी कहते हैं। दूसरी श्रेणी को कौन सी कहते हैं? 4D श्रेणी कहते हैं। फिर 5D श्रेणी, और फिर 6D श्रेणी। ओके, और मैं सबसे चाहूंगा कि उतने बच्चे तो रोज जैसे चिराग सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, उतने बच्चे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, अपना आंकड़ा वहां तक बना के रखो। एक बार आपने लाइव पूरा कवर कर लिया, फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहेगी। सर ये वन शॉट का भी बैकलॉग, अगर किसी ने कहा वन शॉट का बैकलॉग, इसका मतलब वो बच्चा सीरियस ही नहीं है। वन शॉट सभी के लिए होता है, एक साथ सारा का सारा कंप्लीट कर लो। उन सभी बच्चों को जगा दो जो अभी भी सो रहे हैं, संडे मना रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको थोड़ा सा रोक लो। कह दो भैया इस टाइम तक पढ़ लो, अपने आप को भी मना लो, तब जाकर बात बनती है। नहीं तो करने को तो पढ़ाई सब करते हैं, करने को तैयारी सब करते हैं। टॉपर कौन बनता है, अच्छे नंबर कौन लाता है? जिसने त्याग किया है किसी चीज का, और जो लगा है, जो मेहनत पे काम कर रहा है वो। चलिए, ये हो गए। हमें कौन सी सीरीज पे फोकस करना है? पहली सीरीज पर। अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करूं, तो बता सकते हो कहां से लेकर कहां तक होती है ये? कहां से लेकर कहां तक होती है? ये बता दो बस मुझको, ये बता दो बस मुझको, कहां से कहां तक होती है? सभी चैप्टर का वन शॉट आएगा, आप बस कमेंट करके बताते रहो। ये 21 से लेकर 30 तक होती है। अब 21 से लेकर 30 तक जिसको याद है उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है, परमाणु क्रमांक के साथ। जिसको याद नहीं है उसको चैप्टर में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं कहां से। भैया स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, नंबर लिखते रहेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। टाइटेनियम का 22, ये याद रखना। स्कैंडियम का 23, क्रोमियम का 24। कभी कभी परमाणु क्रमांक ना याद रहने पर नंबर कट जाते हैं। मैग्नीज का कितना? 25। आयरन का कितना? 26। कोबाल्ट का कितना? 27। निकल का कितना? 28। कॉपर का कितना? 29। और जिंक का कितना? 30। अगर आप इनमें बात करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद की, तो एक तो क्रोमियम है और एक कॉपर है। जिंक की श्रेणी में आता तो है, लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, मैं आगे की बात करूंगा। चलो जी, अब एक एक करके कवर करते हैं। चलो बताओ आपके घर में इनमें से कौन सा है? इंटरेस्टिंग वे बनाएंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा, ऐसा छप जाएगा कि मजा ही अलग है। आप मुझे बताओ आपके घर में इनमें से कौन सा है? कोई दो बताना है, दो बताओ कोई से। ठीक है, लोहा है, ओके। दूसरा बताओ, कॉपर है? वास्तव में बताओ। अच्छा, कॉपर जो बच्चे बोल रहे हैं, तो कॉपर की क्या चीज है? कॉपर की क्या चीज है? हम्म, बिल्कुल सही बात। तालाब में तैरने का शौक कहाँ है हमें? हमें तो उस गहराइयों में ले जाओ जहां मछलियां भी घबराया करती हैं। ठीक, तो ये कौन सा है भैया? तार, वायर, लोहा, अच्छा बाल्टी, मोटर। अरे हाय, मोटर वाला मीर बच्चा है। सही बात है। ठीक है, बोतल, वायर, फैन,
बर्तन कॉपर के, अरे वाह। बेला है, अच्छा। चलिए, तो ये याद रहेगा सबको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बच्चे इसको जो तेज वाले होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कहानी खत्म। चलो ऐसे याद रखना है भयंकर तरीके से। ओके सरकार। तो ये याद रखना, ये आवर्त सारणी ही है। और आवर्त सारणी की स्थिति में ये देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनको गोली मारो, है ही नहीं। ये बीच वाला हिस्सा डी ब्लॉक का है, ये वाला। और ये नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये एफ ब्लॉक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। संक्रमण धातु, भैया एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स कर लो। संक्रमण धातु किसको कहते हैं? तो डी ब्लॉक वालों को ही संक्रमण धातु कहते हैं, लेकिन किसी को छोड़कर। अब किसको छोड़कर ये देखना पड़ेगा। संक्रमण धातु, अच्छा, संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर सके, है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर सके, संक्रमण धातु कहते हैं। अच्छा, कौन कर सके इधर उधर? आइए देखते हैं किसको कहते हैं किसको नहीं कहते। बस ये वाली लाइन याद रखना, वे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के सभी वो तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में, वही 3D 4D, लास्ट में जी डी देख रहे हो ये वाला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। अच्छा, अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब होता है अकेले इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन, जोड़े में नहीं होने चाहिए। जैसे कोई डब्बा है, इसमें कोई अकेला इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया एक बॉक्स में, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कौन दोनों उदाहरण मैंने दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको बताना है कि संक्रमण धातु कौन सी है और संक्रमण धातु कौन सी नहीं है। ये बता दो, इन दोनों को मैंने दे रखा है उदाहरण में। बताओ मैग्नीज और जिंक में से कौन सी संक्रमण धातु है और कौन सी नहीं है। ये मैंने उदाहरण ले रखा, अभी समझो तो पूरा। अब यहां पर देखना, मैंने 25 को लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इस 3d5 को जब मैं बनाकर देख रहा हूं, 1 2 3 4 5, और इस डी के 10 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो क्या होगा, क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और इसको भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, शून्य है। तो मैं क्या कहूंगा, जिंक जो है, जिंक जो है ये संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है। अच्छा, ये बात पता चल गई भैया, संक्रमण धातु नहीं है। अब जिंक के अलावा और कौन कौन से नहीं है, ये वाली देखना है, ठीक है, ये वाली देखना है। चलिए जी, ये रहा, ये बात देखो साफ साफ मैंने लिख दी है, देख लो जी बाबूजी ध्यान से। कौन कौन सी? ये वाली, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ZnCdHg। याद रखना पेपर में आएगा, ZnCdHg। आप मुझे बताओ, जिंक को तो आप जानते हो, आप इन दोनों में से किसको जानते हो? मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या आपने मरकरी कहीं देखा है? कैडमियम तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो पढ़ा रहे होंगे, जो लैब में काम कर रहे होंगे वो। इसको कहीं देखा है आपने? अगर कहीं देखा है तो कमेंट करके मुझे बताना। और मरकरी को हिंदी में कहते क्या है? हम हिंदुस्तानी, ऐसी तो है, जब हम भारत के रहने वाले हैं तो हमें उसका हिंदी का मतलब भी पता होना चाहिए। तो मरकरी को पारा बोलते हैं, ये संक्रमण धातु नहीं है। और यही एक ऐसी धातु है जो किसमें मिलती है? द्रव अवस्था में। ये किसमें मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। वाह जी वाह, कहाँ देखा है? जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है उसके उसमें पैमाने में भरा जाता है। ये
प्रेशर नापने के काम में आता है। लिक्विड पारा, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। कोई भी बोले कि संक्रमण धातु है, सीधा मना करो, पेपर में 1 या 2 नंबर का आएगा। लो जी, पेपर में आपका मैंने 1 से 2 नंबर पक्का करवा दिया। ओके जी सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो लोहा, लोहा भी क्या है, संक्रमण धातु है। यहां देख लो सामने 3d6 है, तो ये भी संक्रमण धातु होगा। चलिए जी, अब एक लेबल कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर अंतिम डी कक्षक में, अगर अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या क्या होगा, इसके कारण प्राप्त होने वाले तथ्य, होने वाले तथ्य। अगर अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबसे पहले जो भी संक्रमण धातु होगी वो क्या होगी, रंगीन होगी। उसके आयन क्या होंगे, रंगीन होंगे। बताओ किस किस को पहले से ही पता थी, किस किस को पहले से ही पता थी। 80% प्लस लिया हो, मैं तो मिलने के लिए तत्पर हूं। और 100/100 लिया हो केमिस्ट्री में, जो दम लगा सकता है सीधा घर पर मिलूंगा, एड्रेस दे देना। चाहे जंगलों में हो, चाहे झरने के नीचे हो, चाहे कहीं राजस्थान में हो, एमपी में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, मैं पहुंच जाऊंगा। चलिए दूसरा कौन सा, इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्या मतलब होता है, चुंबक की तरफ जाना। मैं इसको करवाऊंगा डिटेल में। संक्रमण धातुएं बदल बदल कर परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बदल बदल कर प्लस दिखाती है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। और इन्हीं में ही इतना दम है कि +8 तक जा सके हैं। यानी कि अष्टक नियम भी तबाह कर दिया भैया, 8 तक जाता है ऑस्मियम। तो +2 +3 +4 +5, अरे बवाल है भैया ये तो। यानी बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या। हमने तो सोडियम एक ही प्लस पढ़ा है जिंदगी में, सोडियम से क्या लेना देना। ये तो डी ब्लॉक वाले हैं, कठोर धातुएं घर पे इस्तेमाल होती है तो बदल बदल कर होगी। जैसे आप खुद देख लो, कभी चाकू लोहे का, तो कभी चाकू लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल। इन्होंने बदलाव किया होगा तभी तो इतनी वैरायटी बनाई होगी। ये तो खुद बताओ, सोडियम आपके घर में है क्या, खुद सोच के देखो। सोडियम घर में ही नहीं है, सोडियम क्लोराइड है, किसी के साथ लग कर आया है। लेकिन लोहा अकेला शेर की तरह बाल्टी के रूप में, चिमटे के रूप में, फुकनी के रूप में, हावड़ा के रूप में, बेलचा के रूप में, आयरन अकेला है। पता है कि मैं अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे परिवर्तन लाना पड़ेगा। ओहो, मतलब दम है लौंडे में। चलिए, संक्रमण धातुएं धात्विक बंध बनाती हैं। और धात्विक बंध का मतलब होता है मजबूत बंध। आप खुद सोचो, मेरे पास कोई लोहा है, मेरे पास अभी तो लोहा ही नहीं है। लोहा कहाँ गया, चलो मैं अपने आप को लोहा मान रहा हूं, मैं हूं लोहा, ठीक है। और कोई भी आया मुझे बजाकर और तोड़ के चला गया, मैं काय बात का मजबूत हूं भैया। कोई आएगा और घूसा भी मारे तो बेचारी की हड्डी टूट जाए, ऐसा होना चाहिए। तो मेरी जो मजबूती है भयंकर होनी चाहिए। तो धातु जैसी मजबूती होनी चाहिए, धात्विक बंध। और अगर धात्विक बंध जैसा हूं, मैं लोहे जैसा हूं, मैं क्रोमियम जैसा हूं, तो क्या होगा, मैं मजबूत हूंगा, मैं कठोर हूंगा, गलनांक मेरा ज्यादा होगा, मैं आसानी से पिघल नहीं पाऊंगा, मैं भैया बहुत ज्यादा कठोर हूंगा। मेरे कण अलग अलग करने में बहुत ज्यादा पावर लगेगी, मेरे कण बहुत ज्यादा जल्दी से अलग नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी सामने वाले को, पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। मैं बहुत कठोर रहूंगा। ये किस वजह से हो रहा है, ये धात्विक बंध की वजह से हो रहा है। अच्छा, और क्या है भैया इसमें, एक पॉइंट और याद रखो, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इनमें कौन सा गुण होता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, किसी अभिक्रिया को तेज करने के काम में आते हैं। ठीक है, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है बेटा आपको, ना ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है जी, हाँ 100% आओ लखीमपुर, क्या मैं जहां कहोगे वहां आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास सामने है और मैं चाहता हूं कि आप कितना, कम से कम 30 सेकंड में
इनमें से चारों में से बता दो कौन कौन से रंगीन है। ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। चारों में से दो रंगीन हो सकते हैं, एक रंगीन हो सकता है, पांच रंगीन हो सकते हैं, ये मुझे बता दो। क्या मैं मदद करवाऊं आपकी? क्या मैं मदद करवाऊं? चेक कर लें। ओके, देखो भैया मैं साइड में लिख रहा हूं। टाइटेनियम का कितना होता है? 22। मैग्नीज का कितना होता है? 25। इसको ऐसे कर करके देख लिया करो, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 3 घंटे के पेपर में 2.5 घंटे में करके बैठ जाओगे। ये कितना है? 23। जब आप इसको करोगे तो लास्ट में आता है 4s2। ये देखो ये रहा 2, और 3D में 2। ये देखो, इसका 2 यहाँ लगा दो, इसका 2 यहाँ लगा दो, क्रोमियम कॉपर को छोड़कर। बाकी सब में यही ट्रिक है। 4s लिखो, 3D लिखो, इसका 25 होता है, 2 यहाँ लगा दो, 5 यहाँ लगा दो। फिर ऐसे ही जिंक, 4s, जिंक का तो भैया है ही नहीं कोई ट्रिक, ये तो संक्रमण तत्व से बाहर है। ये 10, ये संक्रमण तत्व से बाहर है, इसकी वजह से इसका कोई ऐसा ट्रिक है नहीं। फिर आगे 4s और 3D, ये रहा 2 और ये रहा 3। अब इसमें से 3 2 2 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो। चलो जी। हाँ ठीक है, और 3500 प्लस लाइव तो क्रॉस हो ही जाने चाहिए अब तक है। बताओ, इतना तो दम होना चाहिए। ये देखो इतनी बड़ी बात है, और ये तो सीधी सी सटीक सी बात होती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार लग जाओ। और मैं लास्ट में अभी देख रहा हूँ स्टीमर सर, इन बच्चों के नाम साइड में रखना। लास्ट के जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो इन बच्चों में से मैं किसी का नाम लूंगा, देखें लास्ट तक कौन रुका रहा, लास्ट तक कौन पढ़ता रहा। ठीक है स्टीमर सर, थोड़े 2-4 फोटो खींच लेना इनके, और मुझे लास्ट में दिखाना कौन कौन बच्चे हैं। 4-5 स्लाइड के फोटो खींचना कि अब तक जितने बच्चे कनेक्ट हुए हैं लास्ट तक कौन शेर और शेरनी लगे रहे। ठीक है चलिए। टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो ये तो हो गया 3D 0 और ये हो गया 3D 1। फिर ऐसे ही मैग्नीज भैया, ये 4s0 3D 5 निकालते रहो, पहले 4s में से निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s0 3D 10। और वेनेडियम 3+, 4s0 3D 1। एक शॉर्टकट देता हूं, जिसके पास D0 लास्ट में आए और D10 आए वो रंगहीन होता है। सीधा काम खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। D0 और D10 वाला रंगहीन होता है, बाकी रंगीन होते हैं। तो ये रंगीन है, टिक लगा दो। 5 आ रहा है, रंगीन है, टिक लगा दो। 10 आ रहा है, क्या होगा? रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, टिक मत लगाओ। ये क्या है? रंगीन है, टिक लगा दो। लो, कैसा लगा कंसेप्ट? कैसा लगा कंसेप्ट? थोड़ा सा पानी पी लूं क्या? 10 सेकंड। ओके चलिए, कहानी कंसेप्ट क्लियर, बहुत बेहतरीन। तो ध्यान रखना, D0 जिसके लास्ट में आए या D10 जिसके लास्ट में आए वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रंगहीन। और कुछ दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट क्लियर। चलो जी, अब आते हैं चुंबकीय गुण पर। रंग वाला हो गया, अब आते हैं चुंबकीय गुण पर। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ऐसी बात करेंगे। मैं चाहूं तो शॉर्टकट में भी बता सकता हूं, इस पूरे को रखना ही नहीं है। लो जी, मैं शॉर्टकट में ही बता दूं सारा का सारा। लो, मैं शॉर्टकट में ही बता दूं, देखो कितना मजा आएगा। देखो इसी में ही, अगर किसी को अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय निकालना है तो देखो, जो D0 और D10 वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। बच्चों को तो इस वक्त कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए, रिवीजन होता चला जाए। जिसके आखिरी में D0 D10 आ जाए उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है ही नहीं,
तो करेगा ही क्या? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। ठीक। लेकिन 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 अगर मान लो D1 मान लो D0 और D10 नहीं है, तो वो क्या होगा? जल्दी से बता दो। अगर D0 D10 है तो प्रतिचुंबकीय, चुंबक की तरफ नहीं जाएगा, पीछे भागेगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। मान लो मैं किसी एक का निकालना चाहूं, मान लो ये आगे D5, तो बताओ ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा? जाहिर सी बात है, प्रति तो हो गया, इनके अलावा तो होगा ही नहीं। अब D5 आ गया, तो ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। और इसके डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ऐसे भर के देख लो। जब ऐसे भर के देखोगे तो फॉर्मूला लगा दो, म्यू बराबर √n n+2। n कितने हैं? 1 2 3 4 5। n का मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन। अकेले इलेक्ट्रॉन लगा दो, कितना हो जाएगा? √7×5 = 35। और √35 का मान कितना होता है? 5.89 बोहर मैग्नेटॉन। 5.89 बोहर मैग्नेटॉन। और शॉर्टकट तरीका बता दूं, डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, जितने अकेले इलेक्ट्रॉन है उसके आगे 0.9 लगा दो या 0.8 लगा दो, आंसर। बस। कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो जरा इसका वो निकाल कर दिखाओ, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकल कर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। और ये बताओ, ये रंगीन है या रंगीन है? चुंबकीय आघूर्ण निकाल कर दिखाओ इसका जल्दी से। पहले एक चीज करके दिखा दो, देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं। क्या ये रंगीन है? इसका चुंबकीय आघूर्ण इसका निकाल के देखते हैं। इसका, ये तो आयरन है, Fe2+, 4s0। पहले 4s0 करना जरूरी है ना। 3d6, इसका निकाल कर दिखाओ चुंबकीय आघूर्ण। 4s0 कर दिया, क्योंकि आयन का निकलता है ना चुंबकीय आघूर्ण, लोहा तो लोहा है। चुंबकीय आघूर्ण निकाल कर दिखाएंगे, तो मैं इसका पहले डब्बा बनाऊंगा। डी में कितने डब्बे बनते हैं? 5। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने अकेले इलेक्ट्रॉन हैं? बस इतने देख लो, अकेले इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 4.9 कर दो या 4.89 कर दो, आंसर। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 6.9 कौन बोला है वो बालक? 6.9 क्यों होगा? 6.9 क्यों करेंगे, ये तो मुझे बताओ। भैया 6 इलेक्ट्रॉन देखकर नहीं करते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन देखकर लगाते हैं। इसको तो लेना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, समझे? इसको तो किसी भी कीमत पे लेना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 4.9 बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा। ठीक है सरकार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या पर। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी बताओ, ये तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। अब जरा देखना, पहले वाली संक्रमण श्रेणी जिसको हम कौन सी कहते हैं? 3D श्रेणी कहते हैं। सबसे ज्यादा बार प्लस कौन दिखाता है? सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व। क्या ये बात सही है कि मैग्नीज सबसे ज्यादा प्लस ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है? कौन सा है? मैग्नीज। हाँ भैया, ये +2 भी दिखाता है, +3 +4 +5 +6 +7। बाप रे। संक्रमण श्रेणी में सबसे कम संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला एक होता है जिंक और एक होता है स्कैंडियम। पर ध्यान रखना,
ये संक्रमण तत्व नहीं है। अगर लिखा था कि संक्रमण तत्व तो स्कैंडियम पे टिक लगाते, तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, और ये संक्रमण तत्व है। दोनों में इतना अंतर है बस, ये संक्रमण धातु है और ये संक्रमण धातु नहीं है। तो अगर कहा जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कौन ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, जो संक्रमण धातु है, वो स्कैंडियम होगा। लेकिन अगर ऐसी जनरल पूछ ले तो जिंक भी आप उसको लिख सकते हो। ये दोनों ही हैं, ये संक्रमण धातु नहीं है, ये संक्रमण धातु है। दोनों में बस इतना अंतर है। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो अगर पेपर में आ जाए वो संक्रमण धातु बताओ जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है, तो वह है स्कैंडियम। ये +3 ही दिखाकर चुप हो जाती है, +3। ठीक सरकार, गजब, अरे वाह भाई साहब, लग कर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं इतना बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दिखाने वाला प्रथम में मैग्नीज, सबसे कम जिंक और स्कैंडियम, ये संक्रमण धातु है, ये वाली नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। हमारे पास एक यौगिक है KMnO4। इस KMnO4 में मुझे बता सकता है कोई बच्चा मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। KMnO4 में मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? KMnO4, तो KMnO4 में मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाली आती है +7। इसका नाम बता सकते हो KMnO4 का? KMnO4 का नाम बता सकता है कोई बालक? ठीक है जी। और पेपर वाले टाइम में जो ना पढ़कर गलियों गलियों में घूमता है, उसको पता है क्या कहते हैं? छपरी। उन बालकों को छपरी बोल देते हैं। ये देखो पेपर वाले टाइम में यहाँ पर गर्दा काट रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा की रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको छपरी बोलते हैं। देखें वो लाल बाल, सफेद बाल, हरे बाल, गुलाबी बाल, और सबको परेशान करते हुए घूमते रहते हैं। ऐसे नहीं बनना है, डोंट बी छपरी। ठीक है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है। यह है पोटेशियम परमैंगनेट। अरे वाह, शाबाश। चलिए धात्विक बंध की वजह से क्या होता है? सीधी सी बात है, धात्विक बंध मजबूत बंध होते हैं, इसकी वजह से धातु कठोर होती है, इसकी वजह से गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी जो कण वाली एंथैल्पी है, कणों को अलग अलग करने वाली जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा लगती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट रहा कि धात्विक बंध बना पाते हैं। सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, इसका नाम जानते हो? ये MCQ में आ सकता है। सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? बता दो जी। सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन बोलते हैं इसको। बताओ, टंगस्टन आपने कभी प्राप्त करने की कोशिश करी है? इसको टंगस्टन बोलते हैं। अब मेरी बात समझ में, एक बात देखो, कितने बच्चों को लगता है कि टंगस्टन का तो संकेत T से होना चाहिए था? ये क्या लोग पागल थे जो टंगस्टन को W से दिखा दिए हैं? जब मैं 12th में आया था, मैंने भी यही क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा था कि टंगस्टन के लिए तो T होना चाहिए था, ये काहे फिर W दिखाए हैं? अब ये बात दिमाग में आई हो तो जरा एक बार मुझे बताओ, नहीं आई हो तो रहने दो। बताओ किस किस के दिमाग में आई है बात? एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो। मेरे दिमाग में तो आई थी, टंगस्टन को T से दिखाना चाहिए था। हाँ, मैं बताता हूं, टंगस्टन का असली नाम टंगस्टन है ही नहीं। जैसे कि भैया, छपरी का नाम असली में छपरी होता ही नहीं है, वो बस आपने बना दिया है। टंगस्टन का असली नाम होता है ये वॉल्फ्रेम। टंगस्टन का असली नाम होता है वॉल्फ्रेम। अब वॉल्फ्रेम बोलने में लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, वॉल्फ्रेम, वॉल्फ्रेम। हम इंडिया लोग टी वाले नाम जल्दी बोलते हैं। टंगस्टन,
टपरी पे चाय पी लो, टोपी, टमाटर, टैटुआ दबा दूंगा, बस रख दिया टंगस्टन। ठीक है, वो ये मजाक था। बट ये वॉल्फ्रेम इसका रिश्नी नाम, इसलिए डब्लू से बोलते बेचारे इसको, डब्लू को। ठीक है जी। ओके सरकार, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का मतलब होता है किसी अभिक्रिया की गति को कम या ज्यादा करने वाला। चार वाले को सही कर दो। कौन से चार वाले को? कौन सा चार वाला भैया, मुझे तो बताओ जल्दी से। कौन सा चार वाला, जल्दी से बताओ, चार वाला कौन सा? ये सही तो है, कौन सा गलत है जल्दी से बताओ फटाफट। 4.9 ही तो आएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये रहा, पूरा लिखकर भेजो बेटा। ओके, उत्प्रेरकीय गुण। तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं भैया, हमने कब मना किया? ठीक। उत्प्रेरकीय गुण के कारण, क्या कारण है कि ये किसी अभिक्रिया को तेज या धीमा कर रहा है? किसी अभिक्रिया को तेज या धीमा कर रहा है। 4.89 गलत है। करना हल्का सा ऊपर, कौन बच्चा है? 4.89 गलत, कौन सा? धर्मेंद्र गौतम, बताओ क्या गलत है बेटा, बताओ क्या गलत है? ये वाला गलत है, ये 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4.9, रूट एन एन प्लस 2, 4 4 6 चौक 24, रूट 24 की वैल्यू क्या होगी? करना हल्का सा ऊपर। 6.89 नहीं होता, 4.89 गलत है, होगा नहीं। 4.89 को 4.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको बता रहे तो इतना ज्यादा साइंटिफिक नोटेशन, आप इतने में गलती निकाल रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक उत्प्रेरकीय गुण के कारण परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या जब ये दिखाते हैं तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, इनका परमाणु आकार बड़ा होता है, और ये मैं कई बार बता चुका हूं। जब दुकान बड़ी होती है तो ग्राहक बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया हो जाती है। जब दुकान के पास आइटम ज्यादा होते हैं, खाने पीने के आइटम लगातार बढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है भैया, ग्राहक जल्दी जल्दी आते रहेंगे, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेजी से हो जाएगी। तो ये क्या होगा, एक तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, और एक इनका परमाणु आकार बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं कोई अभिक्रिया कराता हूं, और अभिक्रिया कराते वक्त मैं देखता हूं कि भैया लोहा आ गया, मॉलिब्डेनम आ गया। इस लोहे का यहां पर क्या काम था, मैं क्यों लेकर आया इसको? ये जो लोहा है ना, ये इनको अपने ऊपर रखकर अमोनिया बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक होगा। वेनेडियम 3+ गलत, चेक कर लें एक बार। कहाँ है वेनेडियम 3+? चौथा वाला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अच्छा अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का होता है 23, तो यहाँ पर मिट गया था, 3 होगा। 3+ का मतलब 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये 2 कर लो उसको। ठीक होगा, रंगीन ही। ठीक, यहाँ से 1 मिट गया था, तो यहाँ 2 कर लो। ओके सरकार, चलिए अगला आता है टॉपिक, स्थायित्वता। चलो बताओ, स्टेबल कौन होना चाहता है? स्टेबल कौन होना चाहता है, बताओ जी सरकार। स्थाई हर कोई होना चाहता है, हर एक कोई अगर स्थाई होना चाहता है तो क्या बातें सामने आएगी, जरा ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक के तत्वों के वो आयन जिनके आखिरी में S0 D0 दिखाई दे, यानी कि लास्ट में D0, S0 D5 दिखाई दे, यानी कि लास्ट में D5 दिखाई दे, या फिर S0 D10 दिखाई दे, लास्ट में D10 दिखाई दे, उनको क्या कहते हैं, स्थाई कहा जाता है। स्थाई को क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। लेकिन क्रोमियम यहां भी अपवाद है, पता नहीं कितने अपवाद लेकर पैदा हुआ है। क्रोमियम की नौटंकी सब जगह है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो नौटंकी,
स्टेबिलिटी देखते हैं, स्थायित्वता देखते हैं तो नौटंकी। क्रोमियम इतना ज्यादा नौटंकी बाज है, इसको याद ही रखो, क्रोमियम नौटंकी बाज। तो क्रोमियम कह रहा है भैया मैं इन तीनों में से किसी पे स्थायी नहीं हूंगा, ना तो मैं D0 पर हूंगा, ना मैं D5 पे हूंगा, ना मैं D10 पे हूंगा। ये सबके लिए स्थायी हैं, ये सबके लिए स्थायी हैं, पर बेचारा क्रोमियम कहता ना 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 ना, मुझे तो D3 चाहिए। पता ना D3 कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर बैठा है। अब D3 कौन सा वाला देखना, D3 को कहते हैं T2G अयुग्मित अर्धपूर्ण, इसको कहते हैं T2G अर्धपूर्ण। अगले वाले चैप्टर में ये पढ़ा जाता है, T2G अर्धपूर्ण। चलो जी अब करके देखते हैं। यहां पर Zn2+ है और मेरे पास इसको बताना है ये स्थाई है या अस्थाई है, वो तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले Zn2+ साथियों। आप इसको चाहे गलत कर दो चाहे इसको सही कर दो, बता दो जल्दी से बता दो फटाफट। Zn2+ स्थाई है या अस्थाई है? जल्दी का मतलब इतनी जल्दी नहीं कि आप इस पे तबाही मचा डालो। चलो जी चेक करके देखते हैं। Zn2+ है मेरे पास, ओहो हो, ठीक है Zn2+ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1s2 2s2 ऐसे करते 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 3s2, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। लेकिन यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आ गया ना S0D10। अब D10 है तो देख लो भैया D10 है तो क्या आ रहा है, स्थाई आ रहा है। साइड में लिख दूं, क्या हो गया, स्थाई हो गया। इसी वजह से Zn2+ का मन करता ही नहीं कि मैं कुछ और बनाऊं। अब बात करें जरा, बताना मैग्नीज 7+ स्थाई होगा या नहीं होगा, जल्दी से बता दो मुझको, जल्दी से बता दो मुझको। जी सरकार, Mn7+, Mn7+ क्या होगा, मैग्नीज 7+। अच्छा मैग्नीज 7+, यानी कि 25 का पहले लिखना पड़ेगा। 25 का अगर मैं लिखूंगा तो ये ऐसे करते 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 पहले क्या होता, 4s2 और 3d5 होता। लेकिन क्या करना, लेकिन भैया 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो यहां से निकाल दिए, 0 हो गया। 5 यहां से निकाल दिए, 0 हो गया। तो 3d0 आ तो रहा है, अरे ये तो सही है, 3d0 आ रहा है, स्थाई होगा। बाजी बहुत बढ़िया, स्थाई होगा, यानी कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो स्टेबल चल रही है कहानी, बिल्कुल ठीक। चलो जी सरकार, अब बचा ही क्या, अब बचता है अपचायक व ऑक्सीकारक। इसी के जैसा अगर आपको स्थाई या अस्थाई निकालना आ गया, इसका मतलब आप पर ये दोनों आ गए, और पेपर में पूछता जरूर है। मैं सारे वही लेकर आया हूं जो पेपर में पूछता है, या तो स्थाई पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा कि अपचायक है या ऑक्सीकारक है। स्थाई और अस्थाई निकालना अगर आ गया तो ये चुटकी बजाते निकाल लोगे, ठीक है। और उन बच्चों पे खास कर नजर है जो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट चलने लगातार, और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे आराम से इसको पढ़ें। लास्ट में आपसे मैं 2 3 4 बातें जबरदस्त वाली करके जाऊंगा, अलग लेवल की बातें, जो मजा आ जाएगा सुनकर। अपचायक व ऑक्सीकारक, अगर कोई आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालकर स्थायी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालकर, उसको इलेक्ट्रॉन निकालकर D0 D5 D10 बनना है, तो वह अपचायक होता है। चलो एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। यदि कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर स्थायी होता है, नाम से देखना, इलेक्ट्रॉन देकर तो होगा अपचायक, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा, ऑक्सीकारक, तो उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो कौन सा वाला ठीक रहेगा, कौन सा वाला ठीक रहेगा। चलो जी एग्जाम्पल मैंने ले लिया है Fe2+, एग्जाम्पल ले लिया मैंने Fe2+। Fe2+ का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया, तो 4s2 सॉरी 4s0
और 3D6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये लास्ट में D6 आ रहा है, क्या ये वास्तव में स्थायी है? ठीक है। RW स्टूडेंट स्टीमर भैया, आप बहुत बुरे हो। मैंने दोनों बार बताया था कि वेनेडियम है और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मारे स्टीमर सर को। रुको बजा कर आता हूँ मैं, 1 मिनट दो मुझे। कैसे किए, कैसे ब्लॉक कर दिया इस बच्चे को हैं? अच्छा आंसर दे तो रहा था। चलो कोई नहीं, उन्हीं बच्चों को ब्लॉक करना जो छपरीपन दिखा दें। ठीक, लो, बजा दिया मैंने। अब ठीक, अब खुश, बेहतरीन। आ गया मुझे अब तो, चेहरे पे चमक आ गई। ठीक है, ऐसे मत किया करो, कभी कभी स्टीमर हमारे नवीन भैया भी बन जाते हैं। नवीन सर, कहीं मुंह से बजवा दो आपस में ही। ठीक है, ये देखो चेहरे पे चमक देखो। लड़ाई झगड़े में बहुत मजा आता है। चलो जी, तो क्या हो गया, 4 है 0, 3D6। अब बताओ 3D6 स्थाई है? कतई ना। क्या है? क्या है? D5। क्या है? D5। लेकिन D5 होगा कैसे, ये तो D6 है लास्ट में। ये वाला होता है स्थाई, इसके पास वाला, पड़ोस वाला। अब बच्चे, पता है कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर D0 D10 क्यों नहीं लिए? अरे भैया, इसके पास जो वाला होगा वही तो होगा। ये D0 के लिए क्यों मेहनत करे, ये D10 के लिए क्यों मेहनत करे? तो ये वाला देखना, D6 है, ये तो ओरिजिनल है। मुझे क्या बनाना है, D5 बनाना है। मैं क्या करूं, स्थाई बनाने के लिए क्या करूं? तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालकर स्थाई बनता है, खुद देख लो। क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अलग कलर से कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इलेक्ट्रॉन निकालकर अगर कोई स्थायी बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचायक। पहचान लिया? कैसे पहचानते हो? इलेक्ट्रॉन निकालकर जो स्थायी बनता है उसको अपचायक कहते हैं। और कॉपर का ध्यान रखना, ये मेरी बात ध्यान रखना, कॉपर जो होता है 2+ वाला, वो पानी के अंदर स्थायी होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, चलो जी, हो गई कहानी, मिल गई शांति। लो, आपको आज के लिए मैं करने के लिए दूंगा, मैग्नीज 3+ बताना क्या होगा, ये कमेंट में करके बताना, ऑक्सीकारक या अपचायक। आराम से निकालो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, क्या पता पेपर में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट मार लो प्यारे बच्चों, क्या मार लो स्क्रीनशॉट। ये HW में दे रहा हूं, कमेंट में देखूंगा मैं किस किस के आए। ठीक है, लो जी, बढ़ जाए आगे। ओहो, ये तो रह गया। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, देखो बहुत आराम से बताता हूँ। बताओ, आपके घर में चारपाई है? अरे अमीर बालक हैं ये तो सारे, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हैं, मेरे ख्याल से तो सारे बेड होंगे। हैं, बेड है ना है? जल्दी से बता दो, चारपाई है बेड है? सोफा? अरे है, नहीं चारपाई नहीं है, मुझे पता थी चारपाई नहीं होगी। अब तो बेड के शौकीन हैं, तखत। ये बात, चारपाई, चारपाई खटिया बोलते हैं, बेड है। ओहो, नो, नो, दोनों हैं, दोनों हैं, टोनी स्टार्क जी। नो, नहीं है। ठीक, नो, नो का मतलब ये थोड़ी ना होता है, ऐसे तो डिसलाइक होता है। ठीक है, चलो। चारपाई में देखा होगा कि कुछ बच्चे उसमें वो बिस्किट खाते हैं, बिस्किट का जो वो होता है कवर, चारपाई के उसमें फंसा देते हैं। मूंगफली खाते, मूंगफली फंसाते रहते हैं, छोटे बच्चे उसमें खिलौने फंसा देते हैं। यानी कि चारपाई की जो होते हैं ना होल्स, है ना, गैप जो होता है, उसमें कुछ ना कुछ फंसाते रहते हैं। कभी कभी मोबाइल फंसा देंगे, नोकिया 101। ऐसा होता है, अक्सर देखता हूं मैं। कुछ खाया, उसी में साइड में फिक्स कर दिया। अब ये अच्छी आदत समझो बुरी आदत समझो, ये तो मुझे नहीं पता। ये चारपाई समझ लो, कौन से D ब्लॉक के तत्व। मान लो ये D ब्लॉक के तत्व में लोहे, लोहे को दिखा रहा है। अकेला लोहा तो होगा नहीं, लोहा 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 लोहा, पूरी की पूरी लोहे की एक क्या है, चादर है।
अब ये आ गया डी संक्रमण तत्व। तो अंतराकाशी यौगिक बता रहा हूं कि ये अंतराकाशी यौगिक बनते कैसे हैं। अब ये हो गया। इसमें क्या हो गया कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये देखो जो छोटे छोटे कण होते हैं, देखो छोटे छोटे कण कौन कौन से वाले, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये चार पाई के बीच में जो गैप होते हैं, जो डी ब्लॉक की जो धातु होती है वो ऐसी बनी होती है, ऐसे देखो छोटे छोटे गैप होते हैं। तो जो ये जो होते हैं ना, ये कहते हैं चलो ठीक है हम जा रहे हैं भैया इसमें, हम जाकर फिक्स हो जाएंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, बबलू तुम यहाँ जाओ, पप्पू तुम यहाँ जाओ, ठीक है लप्पू तुम यहाँ जाओ। ये क्या करते हैं, इनके बीच में जाकर फंस जाते हैं, जबरदस्ती यौगिक बनाते हैं, जबरदस्ती, कोई इनको बुलाता भी नहीं कि आओ बंद बना लो। ये छोटे छोटे गप्पू लप्पू बबलू सब आकर फिक्स हो गए इसी के अंदर। ये पूरी धातु चाहती भी नहीं है कि ये हमारे पास आए, ये जबरदस्ती आकर बैठते हैं। कभी मोहल्ले गली मोहल्ले में ऐसा बालक तुमने देखा होगा, पांच लोग बड़े बड़े क्रिकेट खेलने, छोटा वाला जाता है, ए भैया मुझे कीपर ही बना दो, मैं 2 बॉल खेल लूंगा। ऐसा कोई अगर बालक है तो कमेंट करके बताना। और आ ही जाते हैं, वहां बैठे हैं दोस्तों के साथ, भैया क्या खा रहे हो, कुरकुरे, मैं भी दे दो 2 खा लूं, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। और छोटे बालकों में कितनी गंदी आदत होती है, समोसे और चाउमीन की स्मेल दूर से सूंघ लेंगे, है भैया मुझे भी दे दो, है भैया एक ही बर्गर लेकर आए हैं उसमें से आधा तू खा जा, ना दिया मम्मी, ले ले खा ले, मैं ना बता रहा किसी है। ये वो बबलू पप्पू सब वही है छोटे बालक। इन छोटे वाले परमाणुओं में इतनी बेशर्मी है, आएंगे और जबरदस्ती प्रवेश करेंगे, पूरा का पूरा एक यौगिक बना देंगे। ये लोहा था, ये लो आ गया हाइड्रोजन, अब हो गया आयरन हाइड्राइड। जबरदस्ती कोई दूर से देखेगा तो ऐसा लगेगा यौगिक है ये, दोनों मिलकर बना रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो क्या होगा, जब डी ब्लॉक के धातु के परमाणुओं का, ध्यान से सुनना, जब डी ब्लॉक के धातु के परमाणुओं का जालक बनता है, जाल का मतलब वो चारपाई जैसा जो स्ट्रक्चर है, जालक का मतलब जाल जब बनता है, तो उस जालक के रिक्त स्थान, तो उस जालक के, ये कहाँ छुपा हुआ था इधर, हाँ, तो उस जालक के रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अंतराकाशी। अंतरा का मतलब खाली जगह, काशी, अंतराकाशी में छोटे छोटे परमाणु, कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, ठीक, आदि का प्रवेश होकर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब याद रखोगे आप इसको, ठीक है जी। बच्चे तो अपने देश का भविष्य होते हैं, ये गंदे नहीं होते। अच्छा 5 दिन से बच्चा नाना है तो देश का भविष्य है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वैसे लालच के प्रति छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है ना, इन चीजों में तो मैं कहूंगा, इन चीजों में तो होते ही नालायक हैं। खाने पीने के आइटम में बीच में कूद कर आ जाएंगे, पढ़ने में तो तगड़े लेते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ, पढ़ने में तो बहुत तगड़े तगड़े बालक हैं। और सुविधा देख लो, 100% में से 100% बालक तेज नहीं होगा, उनमें से 10% बालक अभी भी दूसरों की जेब पे नजर डालकर बैठा होगा। लगता है आपको वैसे बालक ना मिले हैं, जाकर देखना, सोमालिया लूट कर खा जाएंगे, पता ही ना चलेगा। फुटबॉल आपके पास भेज देंगे, फुटबॉल के बहाने आपको ही बेच डालेंगे। अभी तो पूरी दुनिया तो घूमो बेटा, एक जगह पर बैठकर देश का भविष्य नहीं होते। सिर्फ 50% बालक देश का भविष्य होते हैं, 50% जबरदस्ती पीट पीट के बनाने पड़ते हैं। चलिए आते हैं बाबूजी मिश्र धातु पर। बताओ जी मिश्र धातु आपके घर में कौन से हैं, और मुझसे ज्यादा कौन घूमा होगा। आप तो अपने गली मोहल्ले गांव में घूमे हो, मैं तो बहुत दूर दूर तक गया हूँ। एक बालक की स्टोरी छोटी सी बता दूं, मैं उस वक्त बिहार के आसपास के क्षेत्र में था, वहां पर एक साइड के ही उससे एक स्टोरी सुनने को मिली। एक बच्चा था इतना बड़ा, कितने साल का होगा, 5 या 6 साल का, उसकी मम्मी ने उसको चौक खाने के बाद पीट दिया। चौक खा रहा था बैठे बैठे, दांत खराब करता, पीटा ही क्या, ऐसे मजाक मजाक मार दिया, चौक खाता है गंदे बच्चे। बस बालक के दिमाग में पता नहीं क्या आई, वो गया चूहे मारने की दवा, सब कहते थे ये दवा चूहे मरते हैं, दवा चूहे मरते हैं, चूहे मारने की दवा पानी में डालकर, और वो गिलास पानी अपनी मम्मी को दे रहा था, लो मम्मी पियो तुम्हें प्यास लग रही है, छोटा बालक 6-7 साल का।
बस मम्मी टपक जाती उस दिन। मम्मी ने कहा आज ये कैसे हो रहा है, ये तो आज बहुत अच्छा बालक बन के दिखा रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। गिलास में चूहे मारने की दवाई डाल के दे दी, देखा होगा फिल्मों में, जहर की डाल कर दे दिया, मर गया इंसान। अपनी मम्मी मारने गया। अब बताओ, वो देश का भविष्य था, उसको पीट के देश का भविष्य बनाना था उस वक्त, है ना। हम एक तरफा तो ले ही नहीं सकते। अब बताओ मम्मी पी लेती तो क्या होता, बन जाता भविष्य 1 मिनट में। सही बात है। तो बालक दोनों तरफ का होता है। अगर बिगड़ा बालक है तो पीट के देश का भविष्य बना दो, और शुरू से अच्छा है तो देश का भविष्य है ही, मैंने कब मना किया। ओम शांति हो जाता तुरंत। फिर चाहे दिन भर और पूरी जिंदगी भर बहपू मचाता, मेरी मम्मी मार दी मैंने, ऐसा होता ही नहीं। तो इसलिए जो नालायक बालक है वो पकड़ के बजा दो, तब बनेगा वो राष्ट्र का भविष्य। बात समझ रहे हैं जी सरकार। लो जी, मिश्र धातु की बात करेंगे तो क्या होगा, एलॉय। मिश्र धातु की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एलॉय होगा। तो जरा देखते हैं एलॉय होता क्या आपके घर में कोई मिश्र धातु है, जल्दी से नाम बताएं मुझे फटाफट, बेहतरीन तरीके से दिमाग शांत करके पढ़ो। तो बताओ कोई देश, देश आ गया बाद में बार बार वही। कोई बताओ आपके घर में कोई मिश्र धातु है, पीतल है, इनमें से ये वाला भी होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी होगा, जो घर के गेट वगैरह रेलिंग वगैरह ज्यादातर बनवा देते हैं, ये वाला। कुछ बर्तन भी स्टेनलेस स्टील के आते हैं, स्टील के बर्तन। कांसा, ब्रोंज, ये ओलंपिक में तीसरे नंबर पे दिया जाता है। अब देख लो, डी ब्लॉक के तत्व कौन सा बंध बनाते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु आपस में ही। कॉपर जिंक के साथ, कॉपर टिन के साथ, आयरन क्रोमियम के साथ। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, उनके अंदर मिश्र धातु बनाने की अच्छी क्षमता होती है। दो या दो से ज्यादा तत्वों को आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि ये तत्व क्या बनाते हैं, धात्विक बंध, मजबूत बंध बनाते हैं। तो इनकी जो मिश्र धातु होती है वो भी मजबूत होती है। अब इनमें से दो याद कर लो, आपको जो याद करने हैं। ये चौथा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफ ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक में आयरन आ रहा, सॉरी लेंथेनम, लेंथेनॉइड आ रहे हैं, लोहा आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको लिखा। ये एफ ब्लॉक के लिए है, आप याद रख सकते हैं। पीतल याद कर सकते हैं, कॉपर के साथ जिंक ले सकते हैं। कांसा, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, कॉपर के साथ टिन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम और निकल, आयरन क्रोमियम और निकल। ठीक है, पीतल की लुटिया है, हाँ पीतल के तो बर्तन मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। क्या आपने इस्तेमाल किए हैं, एलॉय व्हील, बिल्कुल सही बात। हल्का सा ऊपर करेंगे, हल्का सा ऊपर। एक बच्चा गुस्से में है, गुस्सा कहाँ गया बालक, ये रहा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गया, कॉपर टिन। बहुत बढ़िया, अब कोई नहीं है, चलो ठीक है। मतलब मेरा बोलने का प्रभाव इतना भयंकर, अच्छा। तो ये इनमें से कोई दो याद कर लो जो आपको ठीक लग रहा हो। ये वही है, घर की रेलिंग वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल होता है। मिश्र धातु एलॉय, एलॉय व्हील बिल्कुल सही। चलिए, दो तीन कमेंट ले लें तगड़े वाले। ठीक, ओके, ओके ओके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। रावण बेटा बिल्कुल सही बात बोले हो। ओके। और कुछ दिन से देख रहा हूँ मेरे नाम की आईडी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, हैं। अविनाश सर का छोटा बेटा, अविनाश सर की पत्नी, हैं। ऐसे कौन से बच्चे हैं ये? नाम बदल बदल कर आ रहे हैं, सिस्टम ही अलग है इनका तो। चलो निकलवाता हूँ, एआई, एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इनका नाम, एड्रेस, पता। चलो जी देखते हैं कौन कौन है। अभी तक तो मैंने खुद ना पता। चलो जी, हो गया, आगे बढ़ें। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, KMnO4, यानी डी ब्लॉक में, इसमें से पेपर बाहर बनेगा ही नहीं, सब इसी में से बनेगा। क्या पता माध्यमिक शिक्षा परिषद यही क्लास देखकर बना दे पेपर। चलो, KMnO4 बनाने की विधि, ये नंबर 1 पे मैं रख रहा हूं। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ये 3 दिन से करा रहा हूं मैं, 3 दिन से। चलो जी देखते हैं। KMnO4 बनाने के लिए एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है पायरोलुसाइड। एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड कौन सा होता है, MnO2 होता है। MnO2 होता है।
चलो देखते हैं इसको दो पदों में कैसे बनाया गया। इसको दो पदों में कैसे बनाया गया। इसको बनाने के लिए दो पदों का इस्तेमाल होता है, पद नंबर एक, पद नंबर दो। जिसका नाम लिखना होगा मैं नाम लिखूंगा बढ़िया तरीके से। देख लो भैया, ये आ गया पायरोलुसाइड। पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड में सबसे पहले क्या करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2 डालकर गर्म कर दोगे। क्या बनेगा, K2MnO4, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनेगा, K2MnO4 को मैं क्या बोलूंगा, पोटेशियम मैग्नेट बोलूंगा, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। अब इस पोटेशियम मैग्नेट को फिर से ले लो, इस पोटेशियम मैग्नेट को फिर से ले लो, पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट में मैं क्या मिला दूंगा, H2SO4। कोई बच्चा बताए H2SO4 का इस्तेमाल कौन से बैटरी में किया जाता है। जी सर, क्लास 12th शुरू से कब से स्टार्ट होगा, फरवरी में अनाउंस कर देंगे बेटा 2026 के लिए, बिट्टू यादव। ओके निगम बेटा, पढ़ता हूँ सबके कमेंट पढ़ता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, बता दो जल्दी से मुझको। H2SO4 कौन सी बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, लेड बैटरी, ये आपकी घर वाली बैटरी है। कितना प्रतिशत, 38%। ऐसे भी याद करते रहो, पहले का चैप्टर भी रिवीजन होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, H2SO4 डाल दिया। जैसे ही K2MnO4 में H2SO4 डाला, ये क्या बन गया, KMnO4 बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ MnO2, K2SO4 और H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट बनकर तैयार। पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट बनकर तैयार, पोटेशियम पर मैग्नेट बनकर तैयार। कोई बच्चा पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग बताएगा क्या, चौथी बार पूछ रहा हूं जी। पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग क्या होता है, बैगनी होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग क्या होता है, बैगनी होता है। ओके सरकार जी, बहुत बढ़िया। अब KMnO4 के कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपको देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। अम्लीय माध्यम में KMnO4 की रिएक्शन, KMnO4 तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है। तोड़ तोड़ के कहने का मतलब है KMnO4 को थोड़ा ऐसे तोड़ कर दिखाते हैं। अभी मैं दिखाता हूं। KMnO4 लिया जाता है, इसका पोटेशियम हटा दिया जाता है। पोटेशियम हटाने के बाद क्या बचेगा, MnO4 माइनस। और वो लिस्ट आपको अच्छी तरीके से याद होगी, जरा देखना। MnO4 माइनस, लो जी मैं एक तरफ से ढक लेता हूं, आप मुझे बताना। चलो एक तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी मैं ढक दूंगा, आप मुझे बताना। लो मैंने ढक दिए, मैंने ये ढक दिए भैया जी। आप मुझे इधर का पूरा फाइनल बताना, पूरा फाइनल बताना, पूरा फाइनल। देखते हैं कौन बच्चा पूरा फाइनल बता देगा। लो, लो जी भैया, लो जी। आ बताओ जी। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, I माइनस को मैं क्या कहता हूं, आयोडाइड आयन। I माइनस आयोडाइड आयन को किस में बदल देता है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस। MnO4 माइनस तो Mn2 प्लस में बदल जाएगा। मुझे बताओ I माइनस किस में बदल जाएगा, बताओ I माइनस किस में बदल जाएगा। इतनी जल्दी तो मैंने मिटो दिया, बच्चों ने कैसे देख लिया, कोई बात ना, चलो जी देख लेंगे। तो क्या होगा भैया, I2 में बदल देता है। ओके, ये तो बात समझ में आ गई। चलो दूसरी अभिक्रिया बताओ। MnO4 माइनस प्लस ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस माइनस प्लस H प्लस। यहां इस अभिक्रिया को पूरी करके बता दो, अभिक्रिया को पूरी करके बता दो। जी ओके ओके ओके। C2O4 2 माइनस, एक एक करके करते हैं। MnO4 माइनस किस में बदल जाएगा, Mn2 प्लस में बदल जाएगा। C2O4 2 माइनस किस में बदल जाएगा,
CO2 में बदल जाएगा, और H प्लस किस में बदल जाएगा, H2O में बदल जाएगा। अगर आपको ये याद है तो ये अभिक्रिया 2 मिनट की भी नहीं है। आइए तीसरा करके देखते हैं। S माइनस माइनस दे रखा है, इसको पूरा करके दिखाओ। H प्लस दे रखा है तो ठीक है। आपने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, गुस्सा 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 वाली इमोजी। ठीक है बेटा, ले लिया नाम। MnO4 माइनस आयन S माइनस माइनस आयन को किस में बदल देता है, तो यहां देखते हैं। MnO4 माइनस किस में बदल देता भैया, Mn2 प्लस में। S2 माइनस किस में बदल देगा भैया, S में। और H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। तो किस में बदल जाएगा, ये सल्फर में बदल कर तैयार हो जाएगा। ये मैंने लिस्ट बना रखी है। चिराग सीरीज जब हो रही थी उससे पहले, जब कैप्सूल सीरीज, उससे पहले जो टॉपर्स वन शॉट, पूरी लिस्ट लिखवा रखी है, आप उसको जरूर कनेक्ट कर लो। इसी तरीके से अब आते हैं हम संरचना पर। क्या मैं इसको मिटोकर बनाऊं दोबारा से, लो इसको मैं खत्म करके ही बनाता हूं। इसको मैं पूरा खत्म करके बनाता हूं। बच्चा कहेगा गुरुजी तुम रट्टा देख रहे हो, देख देख कर। मैं कहा चलो नहीं देखेंगे, लो जी। तुम कहो तो पूरी किताब ऐसे ही पढ़ा दूं बिना हेडिंग डाले ही। चलो जी। MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं भैया परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन पेपर में इसमें से पूछा जा सकता है। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या पूछ लेते हैं। परमैग्नेट आयन, इसको कहेंगे मैग्नेट आयन। इसको एक बार बनाकर दिखा देते हैं। मैग्नेट आयन देखो कितना आसान सा काम है। मैं कौन सा बना रहा हूं, पहले MnO4 माइनस। यहां पर मैं MnO4 माइनस बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूं। लो जी, सबसे पहले बीचों बीच में क्या ले लेता हूं, सबसे पहले बीचों बीच में क्या लेता हूं, मैग्नीज लेता हूं। ये हो गया भैया मैग्नीज, ये रहा। बीचों बीच में क्या ले लिया मैंने, मैग्नीज। ठीक, ओके। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 1 2 3 4। ठीक, कितना माइनस है, 1 माइनस। किसी एक को माइनस दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, जो आपकी मर्जी है उसको दे दो माइनस। दे दिया। माइनस वाला ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो कोने पर होंगे डबल, कोने पर होंगे ऑक्सीजन, वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला क्या बनाएगा भैया, डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, और ये वाला सिंगल बॉन्ड। बनकर हो गया तैयार। रंग आपने बता ही दिया था, रंग होता है बैगनी, याद रखना। इसका बनवाओ जरा, दूसरे वाले का मेरे साथ साथ। MnO4 माइनस माइनस, लो जी। MnO4 माइनस माइनस, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। 2 माइनस है, तो एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर। जो ऑक्सीजन माइनस वाला है, जो ऑक्सीजन माइनस वाला है, उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे। जो ऑक्सीजन होने वाला है, माइनस नहीं है, उसको डबल डबल बॉन्ड से जोड़ोगे। ये वाला हो गया, ठीक है जी, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा भैया, MnO4, MnO4 2 माइनस। इसको हम क्या नाम देते हैं भैया, ये रहा मैग्नेट आयन। और रंग कैसा होता है इसका, हरा। रंग कैसा होता है इसका, हरा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ठीक है, चलिए, कहानी क्लियर, आगे बढ़े। अब आते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 के बनाने की विधि बताओ। पहले K2Cr2O7 का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए मुझे।
ओहो, ठीक है, एक बार फिर से। पानी पीते वक्त निकल गया था, कोई नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। K2Cr2O7, ये है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सही है जी। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधियां, विधियां का मतलब विधि, आइए कवर करते हैं। FeCr2O4, जिसको मैं क्या बोलता हूं, क्रोम आयरन। FeCr2O4, ये कैसे याद करी जाएगी? ये एक पेज पर 2 बार लिख लो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एक बार ऐसे, लो जी, ये एक पेज पे 2 बार लिख लो। मैं इसको हटा दूं, लो, जैसे रबड़ मिटोते हैं ना रबड़ से, ऐसी मेरे पास ये काली रबड़ है। चलो जी, लो जी सरकार, काम कर लें। Na2CO3 और O2 के साथ इसको गर्म कर दो, तो क्या बनेगा शुरू में जी, क्या बनेगा? जी, एक बच्चा कह रहा है सर क्लास नहीं लेंगे, आप नाम नहीं लेते हो। कोई बात नहीं, मत लो बेटा क्लास, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। जब रिजल्ट आएगा तो नाम कोई भी नहीं लेगा। इस बात को जरा पहले ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं एक बड़े भाई होने के नाते। अभी नाम लेने का कोई अर्थ नहीं होता। इस बात के लिए सोचो और पूछो अपने आप से, किस बिहाफ पे नाम लिलवाना चाह रहे हो आप? कोई नाम, अगर मैं एक नाम भी ले लूं, चलो ठीक है, एक नाम ले लेता हूं जनरल, मान लेता हूं मैं अजीत नाम ले लेता हूं। तो अजीत नाम क्या, अजीत नाम एक बच्चे का है, सबका है? सोच के बताओ, नहीं दिल से सोच के बताओ। अजीत नाम सिर्फ एक ही बच्चे का होगा क्या, पूरे यूपी बिहार, पूरे राजस्थान, पूरे एमपी झारखंड सब में? है ना, में जवाब देना। क्या शिवम नाम का एक ही बच्चा होगा? क्या रोहित नाम का एक बच्चा होगा? क्या खुशी नाम की एक लड़की होगी? ऐसा होता है क्या? बताओ, नहीं है ना? तो किस आधार पर नाम लूं? और नाम लेने से क्या हो जाएगा? क्या भारत के राष्ट्रपति बदल जाएंगे? नाम कब दिलवाओ? जब आपकी एक विशेष पहचान हो। विशेष पहचान कब बनेगी? जब आप किसी तरीके से फेमस हो, किसी तरीके से टॉपर हो, आपका नाम लेने के लिए सामने वाले को बहुत सुकून मिले, या डॉक्टर अजीत आ रहा है, एम्स में डॉक्टरी करी है, इंजीनियर है, बाहर विदेश में पढ़ाता है, बाहर विदेश से आया है, अपने पिता का जिम्मेदारी उठाया है, ये अजीत लड़का 100/100 ला है केमिस्ट्री में, तभी होना चाहिए। क्या होगा? हाँ, जब आप टॉपर रेंज लेकर आ जाओगे, मैं स्टेज पर हर एक जगह एक बार क्या 5-5 बार नाम लूंगा। ठीक है, तो समझदार बनिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। एक कुछ चंद सेकंड के इन फेमस से कुछ नहीं होने वाला। फेमस होना है तो भविष्य तक हो जाओ, फेमस होना है तो अब्दुल कलाम जैसे हो जाओ, फेमस होना है तो भगत सिंह जैसे हो जाओ। सिर्फ एक जगह फेमस होने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ टाइम वेस्ट का काम होगा। ठीक है बेटा, अब कोई मत बोलना, अब पूरा फोकस यहां करें, क्योंकि आपका भविष्य इस पर नहीं, आपका भविष्य इस पर है। ठीक है सरकार, और कुछ परसेंट मेरे पास है, कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो। ओके, एक बार जय हिंद लिखकर भेज दो अगर बात समझ में आ गई है। ठीक, चलिए। और कभी भी देख लेना, मैं अपने थंबनेल पर अपने फोटो के नीचे कभी नाम नहीं लिखवाता। बहुत जगह देख लेना नाम नीचे लिखा होता है, फलाना ये ढिकना ये, फलाना ये ढिकना ये इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर ये, और वो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, PhD होल्डर डॉक्टर ये, और मैं नहीं लिखवाता, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की नज़रों में हम जैसे हैं वो बच्चे जानते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या बनेगा? Na2CO3 जिसमें ही क्रोम आयरन में मिला दोगे तो Na2CrO4 मिलेगा, प्लस Fe2O3CO2। इसको लिखना पड़ता है, बट इससे काम नहीं चलता कि आप इसको छोड़ भी दोगे तो बच्चा ये लिख दे तो एग्जामिनर नंबर देगा, पर ये लिख देना Fe2O3CO2। Na2CrO4 का नाम होता है सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 का नाम होता है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ठीक, अब इस सोडियम क्रोमेट को मैं यहां ले लेता हूं, तो मैंने ले लिया सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 को, बताओ इसके साथ में क्या मिला दूं?
बताओ इसके साथ में क्या मिला दूं, जल्दी से बता दो फटाफट। हम्म। ओके, Na2CrO4 में मैं मिला दूं H2SO4, वही जो मैं KMNO4 के दूसरे पद में मिलाता हूं, K2Cr2O7 बनाने वाली विधि के दूसरे पद में मिला रहा हूं। क्या बन जाएगा? Na2CrO4 किस में बदल जाएगा? Na2Cr2O7। लेकिन हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, ये तो सोडियम डाइक्रोमेट बन रहा है, तो मैं पहले इसका नाम लिख देता हूं। यह सोडियम डाइक्रोमेट, यह सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब बस सोडियम हटाकर पोटेशियम लगाना है। बताओ किसके साथ क्रिया करा दूं? बताओ जी किसके साथ क्रिया करा दूं? सोडियम डाइक्रोमेट आ गया, आप जल्दी से बताओ किसके साथ क्रिया करा दूं? किसके साथ क्रिया करा दें? KCl? अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। यही तो मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर देखते ही एकदम से कह दे सरकार बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करी है, एग्जामिनर हिल जाना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, मजा ही तब है जब आप किसी की सीट हिला दो, जब आप किसी की कुर्सी हिला दो, उसको कहते हैं शेर, है ना। दूर से खड़े होकर पिंजरे में दहाड़ मारने से शेर नहीं होता, ऐसे पास आकर गुजरो कि सामने वाले की रूह कांप जाए। तो बस वही मैं चाहता हूं, अभी आपके पास पढ़ाई का सिस्टम है, इसको ऐसा मजबूत कर दो सामने वाला तबाह हो जाए। जी, तो K2Cr2O7 बन गया। अब मैं चाहूंगा कि K2Cr2O7 की आप अभिक्रिया पूरी करके दिखाओ। लो मैं इसको काट रहा हूं, लो जी मैं इसको काट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी अभिक्रिया को पूरी करके दिखाओ, बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। तो पहले K2Cr2O7 को मैं तोड़कर Cr2O7 दो माइनस में मैं बदल रहा हूं। लो जी बताओ, Cr2O7 दो माइनस H प्लस Fe2 प्लस को किस में बदल देगा? पूरी अभिक्रिया कराओ। ये किस में बदल जाता है? Cr2O7 टू माइनस बदल जाता है Cr3 प्लस में। अब लो पूरी करके दिखा दो अभिक्रिया। और ये Cr2, ये C2 है सॉरी, और ये C2O4 टू माइनस को किस में बदल देता है? देखते हैं कौन पूरा करके दिखा देगा। जी। हम्म। जितना ये रगड़ोगे अपने आप को उतना मजबूत बनोगे, ठीक, ठीक। लो जी जल्दी से बता दें, Cr2O7 दो माइनस प्लस H प्लस Fe2 प्लस, Cr2O7 दो माइनस प्लस H प्लस C2O4 टू माइनस। तो Cr2O7 टू माइनस क्या होगा? लो चेक करते हैं, ये किस में बदल जाएगा? Cr3 प्लस में। H प्लस किस में बदल जाएगा? H2O में। और Fe2 प्लस किस में बदल जाएगा? Fe3 प्लस में। याद आ गया? Fe3 प्लस में। अगर किसी ने पूरा कर लिया है तो एक बार जय हिंद लिखकर भेज दो या फिर लाइक का बटन दबा दो। अभी मैं देखने वाला हूं कितने बच्चे लाइक करके बैठे हुए हैं। Cr2O7 टू माइनस जो डाइक्रोमेट आयन है वो C2O4 टू माइनस को, इस वाले को, ऑक्सलेट को किस में बदल देगा? तो Cr2O7 दो माइनस किस में बदल जाएगा? Cr3 प्लस में। H प्लस किस में बदल जाएगा? H2O में बदल जाएगा। C2O4 टू माइनस किस में? CO2 में बदल जाएगा। ये लो जी CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कितनी आसान सी कहानी है, कितनी आसान सी कहानी है। लो जी बेहतरीन। ओके सरकार, बहुत बढ़िया। जी फाइल डल जाएगी, टेंशन मत लो। जो फाइल हमने दो चार बच्चों की मंगवाई थी उसमें हमें करेक्शन ज़्यादा मिले, मतलब उसमें गलतियां ज़्यादा मिली कुछ लिखने की, लिखावट की, तो वो मैंने नहीं डलवाई। मैं दिसंबर के लास्ट लास्ट तक आपका प्रोजेक्ट फाइल का तो अलग है, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, उसकी मैं PDF डलवा ही दूंगा, चाहे मुझे खुद स्कूल जाकर बच्चों से लिखवानी पड़े, ठीक है। बाकी आपके स्कूल में जो चल रहा है, जो स्कूल में फाइल बन रही है, आप लगातार कंटिन्यू बनाते रहिए, ठीक है।
मैं डलवा दूंगा पीडीएफ, आप चाहो तो मैच कर लेना, चाहो तो एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। जो हमने फाइल मंगवाई थी, हमें टॉपर्स अभी कांटेक्ट में नहीं आए, हम उनसे फाइल लेकर स्क्रीन करके और उसकी पीडीएफ डलवा देंगे। जो बना रहे हैं वो लगातार बनाते रहिए, स्कूल से जो बन रही है वो बनाते रहिए, ठीक है। मैं गलत कुछ नहीं डलवाना चाहता, मैं इस बात के लिए बस रुका हुआ था, ठीक। चलिए, और जिनके स्कूल में पैसे वगैरह ले लिए हैं वो तो जनरल फाइल बना के चले जाएं, वो पैसे से ही काम चल जाता है। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार, स्कूल वाले ही नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, मैं तो वही बता रहा हूं जो सच्चाई है ना। क्या करते हैं वो, प्रैक्टिकल फीस अलग होती है, देखो ध्यान से सुनो, और ये आपको जागरूक भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल फीस आपकी होती है और एक आपकी एग्जाम फीस होती है। एग्जाम फीस जो आपका सेंटर बनता है वहां पर आप फीस जो देते हैं, एक होती है प्रैक्टिकल फीस जो बाहर से जो आते हैं उनकी फीस होती है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो होते हैं, यूपी बोर्ड की जो स्कूल की जो फीस होती है, वो प्रैक्टिकल की फीस हजारों में नहीं होती, वो कुछ सैकड़ों में होती है। लेकिन स्कूल वाले 1200 1300 1500 2000 बच्चों से खींचते हैं। क्यों? एग्जामिनर को दिखाना, भैया ले नाश्ता पानी समोसे चाय पकौड़े, वो जो तुम्हारे नंबर अच्छे दे दे, ठीक। अब एक बात आती है कि सर हम ना दे तो, भैया देखो ये चीज पोर्टल पे नहीं है। अगर पोर्टल पे होती, लोग छापा मारते, लोग देखते कि सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है, पता करते बच्चों से तो पता भी चलती। अब मन मर्जी अपने हिसाब से ले लेते हैं, अच्छा तुम्हें बोर्ड में प्रैक्टिकल नंबर चाहिए, ला 2000 रुपये जमा करवा दे। तो पहले ये तो देखो कि फीस कितनी है बोर्ड पेपर के प्रैक्टिकल की। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड एफिलिएशन स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट ना हो, तो आप उसमें ये तो देखो कि हमसे इतने रुपए लिए किस बात के लिए। 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, हद हो गई। जब एक बच्चे ने कहा मुझसे तो 3000 4000 रुपये लिए गए हैं, 5000 लिए गए, क्या मतलब है। तो जब इतने पैसे लेंगे तब भी नंबर नहीं देंगे, फिर तो भैया गड़बड़ है, ठीक है। और फीस लिमिटेड होनी चाहिए, इतने तो भैया हम 4 साल की 2 साल की ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं। चलिए, बात करते हैं किस पर, एफ ब्लॉक के। बात किस में करेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से पोर्शन ही बहुत लिमिटेड है, इसमें से पोर्शन ही बहुत लिमिटेड है, तो आपको बस आधे घंटे और रुकना है। 2 घंटा कुछ मिनट में ये आपकी पूरी वन शॉट क्लियर हो जाएगी, फिर आपको ताबड़तोड़ मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा आप कंप्लीट करके चलोगे। चलो जी, एफ ब्लॉक के तत्व। तो भैया एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, मुझे बता सकते हो? एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो जरा मैंने आपको दिखाया था कि जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, बताना, छाट कर बताना कौन से वाले। यह आवर्त सारणी, अब जो नीचे की तरफ आएंगे दिखाई देंगे लास्ट में, ये तो पूरे एस डी पी है, ये वाले, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये वाले। इसमें आप देखोगे ना तो यहां से 2 तत्व उठाकर यहां लगाए गए, जिसकी वजह से टोटल 15 हो गए, लेकिन ये 14 होते थे। देखो यहां से 2 तत्व उठाकर यहां लगा दिए इस जगह पर, ये टोटल 15 15 30 हो गए, लेकिन ये वास्तविकता में कितने होते हैं, कितने कितने होते हैं, 14 14 28 होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको अंतरा संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंतरा संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आइए जानते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। किसमें करते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक। इसमें से बहुत ही ज्यादा ओवरऑल आएगा पेपर में, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा ओवरऑल आएगा, बहुत ही ज्यादा ओवरऑल, यानी कि बहुत हल्का क्वेश्चन बनेगा एफ वालों में से। अभी लिख कर रख लो, ये अविनाश सर ने कहा था कि बहुत ज्यादा, अभी नहीं, अभिक्रिया से ये बेटा बहुत ज्यादा ओवरऑल आएगा, ठीक है जी। जैसे एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है बेटा, अभिक्रिया ठीक है। ये बैलेंस आपको करनी है, ये बैलेंस आपको करनी है, बैलेंस मैं आपको करने के लिए देता हूं, ठीक है। हल्का सा ऊपर करेंगे, क्या कह रहा बेटा,
सर एफ ब्लॉक के तत्व यूपी बोर्ड में नहीं है, एफ ब्लॉक के तत्व यूपी बोर्ड में नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड हटा दिया गया है, ठीक है, एक्टिनॉइड हटा दिया गया है, ठीक, यूपीएमएसपी पे जाकर देख लीजिए, वो है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरऑल है, वही तो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ओवरऑल है, एक्टिनॉइड हट गया है, डीप नहीं आएगा क्वेश्चन, डीप नहीं आएगा, ठीक। चलिए, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। अगर एफ ब्लॉक के तत्वों को हटा दिया होता तो चैप्टर का नाम डीएफ ब्लॉक के तत्व ना होता। ध्यान से सुनना इस बात को, इस बात को ध्यान से सुनना। और अगर आप चाहो तो हैंड टू हैंड देख लेते हैं, हैंड टू हैंड देख लेते हैं। इसमें नेट चल रहा है स्टीमर सर, तो मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पर गया, लो जी, अब मैंने यहां पर क्या डाल दिया, मैंने यहां पर डाल दिया यूपीएमएसपी, ठीक है। ओवरऑल आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यूपीएमएसपी। पर मैं गया, यूपीएमएसपी मैंने सर्च किया, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर गया, ठीक है। मैं यहाँ पर गया पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम पर जाने के बाद 12th क्लास में मैं नीचे गया, मैं 12th क्लास में नीचे पर जाने के बाद मैं भैया केमिस्ट्री पे गया। अब ये डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पर आया, फिर मैं डीवाईएफ ब्लॉक के तत्व पे गया। जब मैं डीवाईएफ ब्लॉक के तत्व पे गया तो एक बार सीन 2 लगाएंगे, बच्चों की मनोकामना। ये लो जी, अब जरा ध्यान से देखना भैया, देखो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड का बस आपको ऊपर ऊपर से बताना है लेंथेनॉइड के साथ तुलना करके, साफ साफ दे रखा है लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, ठीक है। एफ ब्लॉक साफ साफ दे रखा है, तो बताओ पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आप बता दो, इस बच्चे का आंसर दे दो, इस बच्चे का रिप्लाई मार दो एक बार। मैंने हैंड टू हैंड खोला है 2025 का सिलेबस, बताओ ना पढ़ाऊं, छोड़ दूं। अब इस बच्चे को किसने बोला होगा कि एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है, जाहिर सी बात है उनके टीचर ने, टीचर को खुद नहीं पता। और जब ऐसे लोग रहेंगे जो बिना एनालिसिस करके बच्चों को भ्रमित करते हैं कि जाओ इसको मत पढ़ो, भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन अगर छूट गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, 1% लगभग लगभग चली गई, 5 नंबर की 1% होती है, कर देंगे ना बवाल। सामने सामने खोला है मैंने आपके सिलेबस, कैसे खोलते हैं खुद देख लेना, ये साफ साफ बताया, तो भैया एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। और मैंने पहले से भी देख रखा था, इसलिए मुझे पता है, मैं तो बस आपको दिखा रहा हूं, ठीक। चलिए, अब मैं यहां पर आ गया, एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, किस किस में, 4F श्रेणी जिसको मैं लेंथेनॉइड के नाम से जानता हूं, और 5F श्रेणी जिसको मैं किसके नाम से जानता हूं, एक्टिनॉइड के नाम से जानता हूं। नहीं नहीं, ऐसे बच्चे ठीक होते हैं, बच्चों को बताने वाले लोग कौन से हैं, किसी ट्यूशंस में, स्कूल में, कि आपके भैया जी जो ऑनलाइन वाले भैया हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं, एफ ब्लॉक तो सिलेबस में नहीं है भैया, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा, हाँ एफ ब्लॉक के सिलेबस में नहीं है, वो तो सिलेबस में 2-3 चैप्टर कराए, तो गलत थे। उन बाबूजी को खुद नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, ठीक। अब मैं सारी बातें प्रूफ के साथ थोड़ी ना बोलूंगा, तो क्या होगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। 5F बहुत कम कर दिया, बस तुलना बोलिए कि तुलना कर दो, हम समझ जाएंगे। 4F में लेंथेनॉइड में संकुचन और लेंथेनॉइड की बातें, जैसे लेंथेनॉइड 4F और लेंथ एक्टिनॉइड 5F में तुलना, ये बिल्कुल स्पेशली करनी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो अभी के लिए रख लो, पेपर में आएगा तो सीधा लिख देना, पेपर में आएगा तो सीधा लिख देना, ठीक है सरकार जी। अब यहां पर देखेंगे, लेंथेनॉइड 4F कहा जाता है, एक्टिनॉइड 5F कहा जाता है। अब एक एक लाइन, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं, 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो अगर ये 4F में प्रवेश करेगा तो ये किस में करेगा, अगर ये 4F में करेगा तो ये किस में करेगा, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करते हैं। अरे बहुत आसान है यार ये तो, अगर ये 4F वाला होगा तो 4F में प्रवेश करेगा, 5F वाला होगा तो 5F में ही प्रवेश करेगा, कोई सी बड़ी बात है ही नहीं। फिर
ये तत्व 5F के तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि इससे कम पावर वाले होंगे, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये तत्व 5F तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं। ये तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं अभी पता चलेगा, क्यों होते हैं अभी पता चलेगा। ओके, केवल पीएम प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है। प्रोमीथियम, इसमें एक तत्व होता है, कहां से कहां तक तत्व होते हैं इसमें लिख सकते हो। मैं 57 से शुरू करूंगा La से, और मैं कहां पे जाकर खत्म हो जाऊंगा 71 तक। इसमें मैं 89 से शुरू करूंगा और कहां पे खत्म हो जाऊंगा 103 पर, लॉरेंसियम तक। अगर यहां पर देखें तो केवल पीएम प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है, सिर्फ पीएम। लेकिन इसमें जरा देख लो, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। आपने इसका नाम सुना है यूरेनियम, थोरियम? बताओ कहां सुना है यूरेनियम का नाम? ठीक, हल्का सा ऊपर कर दें एक बार और। ठीक, बस। सर जी, मेरे स्कूल के टीचर भी एफ ब्लॉक को मना कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे तुम्हारे ऑनलाइन वाले टीचर गलत पढ़ा रहे हैं। आपके सामने खोल के दिखाया भैया, ऑनलाइन है तो ठीक है, सामने ही सिलेबस खोल के दिखाए हैं। बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, बिल्कुल सही बात है। ये परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, 1945 में छोड़ दिया था। लेकिन अब परमाणु बम अगर छोड़ दिया किसी ने भी, भैया इंसान ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले जो परमाणु बम, ये देखो बहुत क्रियाशील होते हैं, इसी से ही पता चल गया। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एक तो होता है कि सोडियम जैसे, हाँ क्रियाशील है, होता है मानता हूं, लेकिन ये आपस में ही भिड़कर कहानी खत्म कर देते हैं। सामने सामने रख दो, इंसान मार देगा। जैसे चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी किसी एक मैडम ने, बता सकते हो उस मैडम का नाम क्या है? उन साइंटिस्ट महोदया का नाम क्या है? पहले इनके बारे में पता नहीं था कि मतलब ये ऐसे होते भी हैं कोई तत्व, पहले तो हम वही लोहा चांदी सोने पे काम करते थे। तो एक मैडम जी थी, महोदया, साइंटिस्ट रही, उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज करी। सुनना बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। उनका नाम था मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी सबसे पहले। उससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरेल, उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तत्व की खोज करी वो मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी अपनी डायरी वगैरह लेकर रिसर्च करती रहती थी, तो उनको मिल गया भैया रेडियो एक्टिव। वो इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो गई, मतलब उस रेडियम ने, उन रेडियो एक्टिव चीजों ने उनके ऊपर इतना गहरा असर डाला, उनको इतना बर्बाद कर दिया, उनको इतना बेकार कर दिया कि उनकी मौत हो गई। सोच के देखो कितने खतरनाक हैं। तो जो उनकी जो डायरी, जो पेन वगैरह जिस वक्त वो रिसर्च करती थी, उसको भी भैया बंद करके रख रखा है कि अगर उनकी कोई डायरी पेन या कुछ ऐसी चीजें छू ले तो बेचारा वो भी खराब ना हो जाए। सोचो इतना प्रभाव। 1945 में बम छूटा था जापान में, और उसका प्रभाव बताओ इतने सालों तक रहा जापान में। 1945 से लेकर भैया देखो 2000 2010 तक, कितने 50 साल से ज्यादा उस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रभाव रहा। जो भी बच्चे होते थे टेढ़े मेढ़े, किसी के कान नहीं है, किसी के मुंह नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इतने खतरनाक होते हैं। और मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही, मैं अपने माध्यम से भी बोल दूं, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि पढ़ाई में इनको कम से कम खत्म ना करें। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद या कहीं भी राज्य सरकार, भारत सरकार जो भी है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि इनको खत्म ना करें पढ़ाई के माध्यम से, ऐसी चीजें बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि बच्चा उनको समझ सके। हम भारत में अपने सिलेबस को खत्म करते जा रहे हैं, लोग उनको एडवांस करते जा रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर रेडियो एक्टिव चीज क्या होती है। वहां विदेशों में अलग अलग जगहों पर, जापान में, चाइना में, रूस में, इन सबको इतने एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। यहाँ एक बालक ये सोचता है कि सर दिवाली का पटाखा कैसे बनाएं, पता ही नहीं चलता बच्चे को। बच्चों को ये रटाया जाता है कि रॉकेट ऊपर जाता है तो लाल रंग किससे होता, हरा रंग किससे होता है। रटने वाली चीजें हैं क्या? बैटरी कौन सी जो खत्म हो गई, बंद हो गई, वो वाली बैटरी हमें मजबूरी में पढ़वानी पड़ती है क्योंकि सिलेबस में आता है। बैटरी
फोन की बैटरी आज तक नहीं पढ़ाई, फोन के अंदर बैटरी होती है, सिलेबस में ही नहीं है। कौन सी बैटरी पढ़ा रहे हैं? जो बच्चे खिलौने में इस्तेमाल करते थे वो बैटरी बनाए हम लेजर लाइट की बैटरी बनाए, और वो कौन सी बैटरी बनाए? डायमंड बैटरी, आयरन आयन बैटरी। हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है। तो संशोधन जरूरी है ना। और हम सब पढ़ाते हैं तो लोग आकर हमारे ऊपर कहते हैं ये कोई पढ़ाने वाली बात थी, ये तो सिलेबस में नहीं थी, ये परमाणु बम क्या बताए दे रहे हैं, समझ में नहीं आती। ठीक, जो पढ़ाता है उसकी टांग पकड़ के और खींच लेते हैं। लैंथेनॉइड की ऑक्सीकरण संख्या, लैंथेनॉइड की ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 +4 तक हो सकती है। सीधी बात है, कम क्रियाशील है इस वाले से। लेकिन इस बाबूजी की देख लो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 +4 +5 +6 तक होती है। ये तो बहुत तगड़ी बात है ये बहुत सही। तो ये बात जरा ध्यान से देखना। अब आते हैं लैंथेनॉइड संकुचन पर। मैं आपके 10 से 15 मिनट और लूंगा बस, और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। उप सह संयोजक यौगिक का वन शॉट आपको कब चाहिए, कमेंट करके मुझे बताना। तो लैंथेनॉइड श्रेणी कौन सी वाली? यहां से जो 57 से हमने जबरदस्ती शुरू करी, यहां पर 58 वाला आता है, ये बीच में कहीं 64 जीडी आएगा, ऐसे करते 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 ये टर्बियम आएगा 71वें नंबर पे, सॉरी 70वें नंबर पे ये टर्बियम, 71वें नंबर पे ल्यूटीशियम, ऐसे आएगा। तो क्या होता है, जब मैं बाएं से दाईं तरफ जाता हूं, ऐसे ऐसे दाईं तरफ, तो इनकी जो परमाणु का जो आकार होता है, जो त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगी। तो लैंथेनॉइड श्रेणी 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है, जिसे लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। धीरे धीरे घटता है, अचानक से नहीं घटता। अगर मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो ये धीरे धीरे घटेगा आकार, ऐसे। ठीक है, लेकिन औरों में क्या होता है, पी ब्लॉक में ऐसा होता है, यूं। इसमें एफ ब्लॉक में, लो देखो, दोनों मंत्र समझ में आ रहा है। तो इस धीरे धीरे आकार के घटने को ही लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। तो नाभिकीय आवेश इसमें क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। बात सुनना, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु आकार घटेगा। ये धीरे धीरे घट क्यों रहे हैं, यही तो जानना है, धीरे धीरे घट क्यों रहे हैं। चलो जी देखते हैं कारण क्या है धीरे धीरे घटने का। अब इस कारण को ध्यान से समझना, पहले मैं यहां समझा दे रहा हूं, फिर इसको लिखना, कारण जरूर लिखना, कारण जरूर लिखना। फिर मैं 2 पॉइंट लिखकर आपकी छुट्टी कर रहा हूं। ठीक, और फिर एक कमेंट में एक चीज पूछूंगा, वो जरूर बता देना। देखो, 1 2 3 4 5 5 और 6। लैंथेनॉइड में 6 कोश होते हैं। सेंटर वाला कौन सा, नाभिक है। सेंटर वाला कौन सा है, नाभिक है। सेंटर वाला कौन सा है, नाभिक है। अब देखना, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा। अगर आप कोई सा भी अगर आप कोई सा भी लैंथेनॉइड लेते हो, तो देखना, यहां पर जीनॉन लिखोगे, क्योंकि जीनॉन 54 तक इलेक्ट्रॉन खाता है। इसके बाद 4f 5d1 और 6s2 ये लिखते हो। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखना, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, चौथे वाले में। बाएं से दाएं जाने पर आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, चौथे वाले में। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, चौथे वाले में जा रहे हैं। अब चौथे वाले में जा रहे हैं, यानी किस में, इस वाले में। छठे में नहीं जा रहे, पांचवे में नहीं जा रहे हैं। तो चौथे वाले पर क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी। चौथे वाले पर क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी। चौथे वाले पर क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं परिरक्षण। इसको क्या कहते हैं, परिरक्षण। क्या कहेंगे, परिरक्षण। दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे से लिख दूं। इसको क्या कहते हैं, परिरक्षण।
परिरक्षण। क्यों? इसने नाभिक की आवेश को यहां तक नहीं जाने दिया, भीड़ बढ़ गई तो आकार क्या होगा, घटेगा, तो धीरे धीरे घटेगा। इसका ध्यान अब यहां पर है, इसका ध्यान अब यहां पर है, इसका ध्यान अब यहां पर नहीं है, तो आकार कैसे होगा, धीरे धीरे घटेगा। सारा ध्यान इधर है, इस पर ध्यान अगर चला गया तो तेजी से घटा देता, लेकिन इसने क्या किया, धीरे धीरे घटाया। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। इसी लाइन को मैंने यहां लिख दिया। लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में, देखो चौथी कक्षा में, यहां पर चौथी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जिस कारण फोर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ध्यान यहां तक जा ही नहीं पा रहा, तो जिससे क्या उत्पन्न होता है, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है। वह नाभिकीय शक्ति पांचवी और छठी कक्षा पर अधिक प्रभावी नहीं होती है, जिस वजह से परमाणु आकार धीरे धीरे घट जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। अगर मान लो चौथे में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये घटेगा भी नहीं, फिर धीरे की तो बात ही छोड़ो। अगर ये चौथे वाले में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये घटाएगा भी नहीं, इसका सारा ध्यान चौथे पर ही होगा। आप खुद ऐसे सोच के देखो, सोच के देखना, रसगुल्ले आपसे कम से कम 50 फीट की दूरी पर है। ध्यान से सुनना, रसगुल्ले के नाम से मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन कंट्रोल करो। रसगुल्ले आपसे 50 फीट की दूरी पर रखे हो तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा, आप ऐसे उठ उठ के देख रहे हो, गुल्ला मिल जावे कैसे भी, ओए ओए जाकर लेकर यू, उसे भी ना जाने दे रहे। पूरा ध्यान दूर पर है, दूर तक। अगर हाथ लंबा कर लो तो मन करे खींच लो उसे। या रसगुल्ले 50 फीट की दूरी पर हैं और रस्सी बांधी हुई है, तो दह दबा दब खींच कर पास में ले आओगे। पर सोचो अगर क्या होगा, रसगुल्ले रखे हैं 50 फीट की दूरी पर और अचानक से सामने कोई काजू कतली रख दे, बंगाली मिठाई रख दे, बेहतरीन सी लाल पीली हरी गुलाबी, तो बताओ रसगुल्ले पर ध्यान रहेगा या बंगाली मिठाई काजू कतली इन सब पे ध्यान रहेगा, पूड़ी कचौड़ी सब पास में रख दे, बताओ जी जल्दी से, फिर मैं कहानी क्लियर करूं। रसगुल्ला तो दूर रखा हुआ है 50 फीट की दूरी पे, जब तक रसगुल्ला था यहां पर तब तक इसका ध्यान था, ये पकड़ पकड़ के खींच रहा था इसको। लेकिन जैसी काजू कतली बंगाली मिठाई और अगड़म दगड़म रसगुल्ला समोसा सब यहीं रख दिए, ध्यान कहाँ होगा, पास में। कोई कह रहा है ए रसगुल्ले को तो देख ले, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है उसे भी ले लूंगा, सारा ध्यान यहीं पर ही है, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, किसने कहा अरे रसगुल्ला तो ले ले यार, हाँ हाँ ठीक है ले ले रहा हूँ ले ले रहा हूँ, चले जा रहा है धुआंधाड़। कभी कभी खींच लिया रसगुल्ला तो धीरे धीरे ही तो आएगा, अचानक से थोड़ी ना आएगा, सारा ध्यान यहीं पर ही है, तो सारा ध्यान यहीं पर ही है, चौथे पर इसका। इसने इसको कहा एक काम करो छठे वाले को तो ले लो भैया, कह रहा हाँ हाँ ठीक है ले लेता हूँ, छठे वाले को भी खींच लेता हूँ अपनी तरफ। तो क्या होता है, ध्यान ही बांट दिया, इसको कहते हैं परिरक्षित कर दिया, वहीं पर ही रोक दिया, उसका ध्यान है ही नहीं आगे, तो उसका ध्यान है ही नहीं आगे, इसी वजह से धीरे धीरे खींचता है। अगर मान लो यहां से भीड़ खत्म कर दो, सारे काजू कतली हटा दो, बंगाली हटा दो, समोसे हटा दो, भैया किसी भी तरीके से खींचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तेजी से खींचेगा फिर रसगुल्ले। यही है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का होता था आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब क्या है, आंखों पे पट्टी बांधने का ही मतलब ये है कि आपको गुमराह कर देना। आपके अंदर पावर थी रसगुल्ले खींचने की, लेकिन आप कर नहीं पाए, इसको कहते हैं कच्चा लालच। बात समझ रहे हो, हाँ अभी मजे आ रहे हैं तो अभी मजे मैं ले लूं, मैं काहे जाऊं। ओके, अब इससे रिलेट करते हुए मैं दो बातें बता दे रहा हूं जल्दी से, और फिर आपसे बात बताऊंगा बढ़िया वाली। लेंथेनॉइड की वजह से जो 40 वाला आपका जिरकोनियम है और 72 वाला जो HF है, ये लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से, लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से के कारण इनका आकार, इनका आकार समान हो जाता है, इनका आकार समान हो जाता है, जिस कारण, जिस कारण इनके गुण, जिस कारण इनके गुण समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ऐसे ही
LaOH होल थ्राइस की क्षारीय शक्ति LuOH होल थ्राइस से अधिक होती है। क्षारीय शक्ति La वाले की ज्यादा होगी। कोई बच्चा इसका आंसर मुझे बता दे जल्दी से। और फटाफट स्टीमर सर उनका नाम दिखा दो जल्दी से, जिन बच्चों के शुरू में फोटो लिए थे। और मुझे बता दो लाइक कितने, टोटल व्यू कितने, मैं एकदम से बच्चों से पूछ लूं ऐसा क्यों, ये मुझे धोखा क्यों दिया है। ओके, लाइक है 4,000 तक ना पहुंचे। बालकों ने तो कहा था मुझसे पर्सनली मैसेज कर करके, गुरुजी भैया जी आप क्लास लो, हम बताएंगे क्लास में कितना दम है। तो ये दम देख लेता हूं मैं। ओके, ये देखो हो गए 4। ये बालक अब तगड़े हैं, योद्धा वाले बालक हैं। ठीक है, कहाँ है नाम बच्चों के। ओके, अभी देखो उन बच्चों के नाम कुछ मैं ले लेता हूँ, देखो बाकी बच्चे बुरा मत मानना, सारे बच्चे बहुत तगड़े हैं। मैंने कुछ नाम जैसे अंकित यादव, शुभम, अरुण, FM गेमिंग ऑफ KT, अजरा, अगर वो बच्चे अभी हैं तो अटेंडेंस दे दो। अमित सर का चीता, अनित वर्मा, और कौन है जी, इनमें से कोई नाम है तो जल्दी से अटेंडेंस दो और फटाफट बताते रहो। धर्मेंद्र, अमन, अंजलि, ओमकार, नेहा, वर्षा, विवेक, ओके जी, राजपूत भी, ओके, और कौन, ये बच्चे वो हैं आकाश, अमरीश, आर्मी, मुरेंद्र, मिस मलिक, विपिन, प्रणव, कमेंट करके बताना। चलो जी, और तो सारे तगड़े हैं ही बालक। इसका आकार बड़ा होता है। अब मैं कमेंट में आपसे एक बात पूछूंगा और आपको इसके बारे में जरूर बता दूं। प्यारे बच्चों, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड टॉपर्स कैप्सूल क्रैश कोर्स, PCB हिंदी इंग्लिश और आपका PCM हिंदी इंग्लिश, सिर्फ 199 में। 9311737467 पर कॉल करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक, और अगर लेना है तो आपको कुछ नहीं करना, रोजगार विदंग की ऐप ओपन करना है, पेड क्लास में जाना है, पेड क्लास में जाकर आप ऑल कोर्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपना बैच ले सकते हो। जो बच्चे आखिरी वक्त पढ़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हमारी परसेंटेज सर 75-80 तक नहीं बन पाएगी, वो इस कोर्स को जरूर ले लें। ये आपकी ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, 16 तारीख से क्लास शुरू हो गई थी इनकी, तो पेपर को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कराया जा रहा है। तो आसपास के जितने भी बच्चे हैं सबको बता देना और मुझे कमेंट करके एक बात जरूर बताना। उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में करके मुझे एक बात बताना, आगे की वन शॉट आपको कब चाहिए, उस वन शॉट में कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। मैं ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन की अभिक्रिया वाली लेकर आऊं, उपसह संयोजक यौगिक वाली लेकर आऊं, चैप्टर का नाम आप मुझे लिख कर देना और मुझे डेट बताने की कौन सी डेट में मैं इसको लूं। ठीक, नाम जो आपको चाहिए वो आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं नाम वाली अभिक्रिया लेकर आऊं या अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करा दूं या उपसह संयोजक यौगिक पहले कंप्लीट कर लें फिर जैवअणु कंप्लीट कर लें, ऑर्गेनिक का एक पूरा का पूरा सर मैराथन ले लो, जो भी आप सजेस्ट करोगे मैं उसको पढ़ूंगा, एनालाइज करूंगा कि कितने बच्चों का कितना रहा है, तो मैं उसको फिर आगे शेड्यूल कराऊंगा। चैप्टर या ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक अभिक्रिया में कोई टॉपिक आपको लग रहा है सर इसमें मुझे कमी लग रही है, इसमें एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे मैराथन में बहुत राहत मिलेगी। तो जो भी आपको चाहिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहेंगे, मैं बिल्कुल उसको लेने की उसमें रहूंगा। लेकिन इस बार कोशिश ये करेंगे कि जो भी वन शॉट लाएं तो सभी बच्चे लाइव आकर अपना समर्थन जरूर देंगे। ठीक है सरकार, ओके डन। कैसी लगी क्लास और कितना आपका रिवीजन हुआ 8 नंबर के, उसमें आपका 8 नंबर क्रैक हो जाएगा या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद।